वेलकम बैक टू माय क्लास स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सीए इंटर टैक्स एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर सितंबर 26 और जैन 27 का नेक्स्ट टॉपिक जो है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। देखो, इस टॉपिक में ना मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को एक मिस्टेक करते हुए देखा है और वो ये है कि उन्हें ऐसा लगता है मैम ये टॉपिक हो सकता है इजी हो, हमने ना पढ़ के ही नहीं देखा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली कि भाई जब आपको लगता है इजी है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक भी है, तो पढ़ा क्यों नहीं? बोरिंग सा लगता है। क्या लगता है? बोरिंग लगता है। अच्छा ठीक है, फिर आप इस क्लास के ना मुझे कुछ मिनट्स देना और उसके बाद मुझे बताना कि ये टॉपिक आपको बोरिंग लग रहा है या फिर इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, एक तो भाई फार्म बिल्डिंग क्या एग्रीकल्चरल इनकम की तरह ट्रीट होता है क्या? यस, द आंसर इज क्लियर यस। मैंने आपको बोला कि जो फार्म बिल्डिंग की इनकम है, अगर फार्म बिल्डिंग से कोई भी इनकम आ रही है, फार्म बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ? फार्म बिल्डिंग का सिंपल सा मतलब है किसी की कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके ऊपर किसी तरीके की कोई बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, कैसी बिल्डिंग बनी हुई है? कोई स्टोरेज हाउस है, कोई उसका रिलेटेड टू, मतलब क्या हुआ कि उसके मान लो कोई भी ऐसी कोई उसने बिल्डिंग बना दी जिसमें उसके मजदूर जो वहां पे काम कर रहे हैं ना, लेबर जो है वो वहां पे रह रही है। ठीक है, ऐसा कुछ है, सो दैट इज फार्म बिल्डिंग। अब इस फार्म बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग से अगर उसको कोई भी इनकम हो रही है, तो क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी या नॉन एग्रीकल्चरल? नाउ द क्वेश्चन, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे एग्रीकल्चरल होगी तो एग्जाम्प्ट होगी, नॉन एग्रीकल्चरल होगी तो टैक्सेबल होगी, है ना? तो देखो, चार ऐसी कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। मैंने कितनी कंडीशंस बोली आपको? चार कंडीशंस। कितनी? चार कंडीशन। चार कंडीशन ऐसी है कि अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो हम इसको मान लेंगे कि हाँ भाई ये जो इनकम हुई है दैट इज एन इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, ये एग्रीकल्चरल इनकम है। अदरवाइज हम इसे कहेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और वो टैक्सेबल हो जाएगी। एग्रीकल्चरल इनकम है मतलब ये एग्जाम्प्ट रहेगी। ऐसी कौन सी चार कंडीशंस है, आ जाओ देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, वो चार कंडीशंस हमारी है। द वेरी फर्स्ट कंडीशन हियर इज, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं वेरी गुड, जो नहीं बना पा रहे डोंट वरी, आप क्या करना, ऐप से इनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप ये चार कंडीशंस के लिए ना, इनफैक्ट मैंने एक मेमोरी ट्रिक बना रखी है। द मेमोरी ट्रिक इज ल्यूला। मेमोरी ट्रिक इज ल्यूला। आओ लिखते हैं ल्यूला। अरे ये ल्यूला क्या है? तो देखो स्टूडेंट, एल फॉर द फर्स्ट, एल फॉर दैट इज द फर्स्ट कंडीशन हियर इज, एल का मतलब है लोकेटेड और नियर एग्रीकल्चरल लैंड। यानी ये जो फार्म बिल्डिंग है, बेसिकली ये जो बिल्डिंग है ना, मैं सिंपल लैंग्वेज बोलती हूँ भाई, ये जो बिल्डिंग है या तो ये एग्रीकल्चरल लैंड पर हो या फिर उसके आसपास हो। बिल्कुल ठीक है, सो लिखो ल्यूला दैट इज एल लोकेटेड ऑन, लोकेटेड ऑन और नियर एग्रीकल्चरल लैंड, नियर एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, आप एग्रीकल्चरल पूरा लिख लेना। सेकेंड, दैट इज यू। अब यू क्या है? यू कहता है कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये नहीं है कि तुमने इसको क्या किया, बैंकेट हॉल बना दिया और भाई ठीक है किसी की शादी हुई उसको दे दिया कि अब तुम मुझे इसके लिए पैसे दे दे। नहीं, इट मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ठीक है, यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। अगेन, अरे भाई अब ये लीव ला का नेक्स्ट एल किस लिए है? ये है लैंड मस्ट क्वालिफाई। अब लैंड मस्ट क्वालिफाई का क्या मतलब हुआ? मतलब क्या होता है ना कि उसको, वो जो लैंड है, मैंने कह दिया अरे वो जो हाईवे पे लैंड है ना, मैं कह रही हूँ एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन कैसे पता चलेगा वो एग्रीकल्चर है या नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है वो कोई अर्बन लैंड हो। तो उसके लिए देखो, जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है ना, गवर्नमेंट उन पे कुछ रेट्स यानी कोई टैक्सेस लगाती है। एक तो लैंड रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट उनसे लेती है, लोकल रेट्स लेती है, काइंड ऑफ टैक्सेस। ठीक है, इससे ऐसा क्यों? जिससे पता चल जाए कि गवर्नमेंट ने भी इसको जो है एग्रीकल्चर लैंड माना हुआ है। ठीक है, एक तो वो। सेकंड, म्यूनिसिपैलिटी एरिया के ना बहुत ही आसपास वाली जो लैंड्स होती हैं, क्या वो एग्रीकल्चरल होती है? अरे ये तो कॉमन सेंस है, वो अर्बन एरियाज में आती है। तो ऐसी कुछ लिमिट्स उन्होंने कह दी कि भाई ये क्वालिफाई करे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन सी है। तो नेक्स्ट इज लैंड मस्ट क्वालिफाई। लैंड मस्ट क्वालिफाई, अभी तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगी, अभी सिर्फ आपको एक बता रही थी हाँ भाई ये लिव ला हमारी हेल्प करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज ए, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट। ये किसने ले रखी हो? एग्रीकल्चरिस्ट ने ही ले रखी हो। ठीक है ना, चलो लिखो ऑक्यूपाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट, ऑक्यूपाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट।
क्लियर है ये पॉइंट? सबको क्लियर है? चलो फिर एक एक करके अब इन चारों कंडीशंस के बारे में बात करें क्या? मैम स्टडी मैथ से कुछ देखना नहीं स्टूडेंट, बेसिकली ये जो टॉपिक है ना बाद में स्टडी मटेरियल से देख जरूर लेना, लेकिन मेनली ये टॉपिक मेरे नोट से कर लो, ठीक है? तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और समझ भी अच्छे से आ जाएगा। अब आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन करते हैं। अभी जो आपको मैंने ये लियो ला बताया है उसको जरा एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से, बोलो बोलो। चलो ठीक है कर देते हैं। फर्स्ट इज, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो बिल्डिंग है ये लैंड के आसपास, सॉरी, ये जो बिल्डिंग है ये एग्रीकल्चरल लैंड पर या उसके आसपास ही होनी चाहिए, उसके उसकी इमीडिएट विसिनिटी में होनी चाहिए, यानी उसके इमीडिएट ही पास। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो अरे वो एग्रीकल्चरल लैंड से ना 2 किलोमीटर दूर है, ऐसा नहीं है, उसके इमीडिएट पास होनी चाहिए। तो वर्ड इज इमीडिएट विसिनिटी पे होनी चाहिए, लिख लो, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन दैट इज एल वाली कंडीशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या है स्टूडेंट? सिचुएटेड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, सिचुएटेड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड, और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड, ठीक है? क्लियर हो गया? अब ये नोट्स फटाफट से बना लो, क्योंकि अगर आपने ये नोट्स बना लिए तो आपको सीरियसली आपको कहीं से कोई और नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड कंडीशन दैट इज यू। अब ये क्या है? बिल्डिंग मस्ट बी ऑक्यूपाइड। मैम मतलब जो बिल्डिंग है वो ऑनर की होनी चाहिए? मैंने नहीं कहा, मैंने बोला बिल्डिंग एग्रीकल्चरस की होनी चाहिए। अब एग्रीकल्चरस हो सकता है उसने उसको रेंट पे ले रखा हो तो भी चलेगा। तो या तो वो कल्टीवेटर की होनी चाहिए जो उस पे कुछ उगा रहा है, ठीक है, गेहूं कर रहा है, गन्ना कर रहा है, वो कल्टीवेटर फार्मर, या फिर स्टूडेंट जो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। अभी रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड क्या होता है आओ समझाती हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, हम इसको इनफैक्ट वर्ड बोलते हैं कि जमीन को ना, खेती कोई जमीन को ठेके पर दे दिया, ठीक है? इसका मतलब क्या है मैम? ये जो पर्सन है उसके पास लैंड है, उसने कह दिया भाई तुम मेरी लैंड, चिंतामणि तुम फार्मर हो, हाँ जी, तुम्हें गेहूं उगाने हैं तुम उगा लो, मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, मैं नहीं उगा सकता, मुझे नॉलेज नहीं है, तुम ले लो, मुझे साल के 12 लाख रुपए दे देना। वो कहता है सर रेंट देना है कैश में, या तो कैश में दे दे, या फिर हो सकता है कि वो उसको क्या कह रहा है, इन काइंड दे रहा है कि मैं आपको 12 लाख की गेहूं दे दिया करूंगा, ठीक है? तो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। अब लिखो स्टूडेंट, तो या तो लैंड मस्ट बी ऑक्यूपाइड, बिल्डिंग मस्ट बी ऑक्यूपाइड, ठीक है? दैट इज, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, ये ना पहले मैंने आपको गलती से, मैंने भी ध्यान नहीं करा कि मैंने एग्रीकल्चर वाला पॉइंट बोल दिया, ए वाला पॉइंट बोल दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाके लिख देती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे लेकर जा रही हूँ। पहले आपको मैंने ए वाला पॉइंट पहले एक्सप्लेन कर दिया, मैंने भी ध्यान नहीं करा। सो ए दैट इज एग्रीकल्चरस ने उसको ऑक्यूपाई की हो, तो क्या है? बिल्डिंग जो है वो ऑक्यूपाई कौन कर रहा हो? बिल्डिंग मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट। तो एग्रीकल्चरिस्ट हियर मींस जो उस पे खेती कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट। अब चाहे ये एग्रीकल्चरिस्ट कल्टिवेटर हो और या फिर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड हो। क्लियर? रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड हो। अच्छा दिख नहीं रहा, रुको रुको, मैंने वीडियो हाइड कर दिया, आप लोग फटाफट से लिख लो, कल्टिवेटर हो या फिर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड हो। क्लियर हो गया? आ जाओ वापस, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट दैट इज, हमने यहाँ पे बात की थी ना यू वाले पॉइंट की। यू का मतलब हुआ कि इट मस्ट बी यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस, तो लिख लो मस्ट बी यूज्ड, मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। अब एग्रीकल्चरल पर्पस का मतलब क्या हुआ कि मतलब बस वहां पर क्या हुआ, खेती की गई हो? नहीं स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ खेती वाला पॉइंट आएगा। 4 पॉइंट्स आ रहे कि अब एक बात बताओ मैम, मुझे पहले बताओ, बिल्डिंग में खेती करोगे क्या? बिल्डिंग के अंदर गेहूं उगाओगे क्या? नहीं ना, डेफिनेटली नॉट। तो इसका मतलब वो खेती तो एग्रीकल्चर लैंड पे हो रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है, फार्म बिल्डिंग की बात हो रही है ना, तो वो किन 4 पर्पस के लिए यूज हुई हो? फर्स्ट पर्पस, जो उसने फसल उगाई है उसको स्टोर कर रहा हो वहां पे, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। अब जो बच्चे यहाँ लिखते हैं ना कि वो जो लैंड है उस पे उसने कुछ उगा दिया हो, तो ध्यान रखना बिल्डिंग के अंदर क्या उगाओगे, क्लियर ना? तो स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। बी पॉइंट, कीपिंग एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स।
एग्रीकल्चर के लिए उसको जो भी चीजें चाहिए थी उसने वहां पे रख ली, ठीक है। जैसे हैरो वगैरह होती है जो फार्मर्स को चाहिए होती है क्रॉप्स के लिए, तो वो सब रख लिया। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सी पॉइंट इज रेजिडेंस ऑफ कल्टीवेटर, यानी कल्टीवेटर खुद रह रहा है, या फिर स्टूडेंट हो सकता है कि उसने आगे कोई लेबर रख ली, वो रख हो रहा है, ठीक है। रेजिडेंस ऑफ कल्टीवेटर, सो ऑब्वियसली इन दैट केस जो लेबर है वही कल्टीवेटर है, मतलब जो भी वहां पे उगा रहा है वो रह रहा है। डी पॉइंट इज कैटल शेड रिलेटेड टू फार्मिंग। आपको एक बात बताऊं, जो फार्म्स होते हैं ना, यानी जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, कई बार क्या करते हैं वहां पर हम हर बार जो मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जो उसके बचा हुआ क्रॉप होता है, जैसे क्रॉप्स वहां से हट गए, गेहूं हट गया, उसके बाद जो उसको उनको लैंड को बिल्कुल क्लीन करना है, तो वो क्या करते हैं वहां पे ना केटल्स को छोड़ देते हैं, जैसे गाय को छोड़ दिया, कि वो वहां पे अच्छे से अपना खा भी सकती है, वो जो लैंड है वो क्लीन हो सकती है। तो ऐसे केसेस में अगर उन्होंने उन सब के लिए शेड बना रखा है उस बिल्डिंग को, तो वो भी क्या है, वो भी क्वालिफाई करेगा। सो कैटल शेड रिलेटेड टू फार्मिंग। समझ आ गया स्टूडेंट्स? एनी डाउट, एनी क्वेरी? क्लियर, चलो ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट करें, सॉरी थर्ड, थर्ड पॉइंट करते हैं, फोर्थ तो हमने कर लिया था ना। यस, चलो लिखो। थर्ड पॉइंट इज लीव ला, दैट इज एल, मतलब लैंड कंडीशंस को क्वालिफाई कर रही हो, लिखो एल। अब ये एल किस लिए है? क्वालिफाई के लिए। लैंड सेटिस्फाई लैंड कंडीशंस, ठीक है। लैंड सेटिस्फाई लैंड कंडीशंस। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं वो सुन लो। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं बेसिकली दो ब्रॉड कंडीशंस लिख रही हूँ। एक तो लैंड मस्ट बी असेस टू लोकल रेट और द लैंड रेवेन्यू, जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट टैक्स लगाती है एग्रीकल्चर लैंड पर। सो बी असेस टू, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट। अच्छा मैम, ये किसी आसपास वाले कंट्री में नहीं जी, नहीं, इंडिया के हिसाब के लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट्स पे, ठीक है ना, यानी वो इंडियन एग्रीकल्चर लैंड होगी, लोकल रेट्स इन इंडिया। चलो, सेकंड क्या है, अगर वो मान लो कि मैम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, लैंड रेवेन्यू पे सेस नहीं हो रही है, लोकल रेट पे, कोई बात नहीं, वो कहते हैं फिर एक काम करो, हम आपको कुछ अलग से कंडीशंस बता रहे हैं विच आर एक्चुअली रिलेटेड, कि वो रूरल एरिया होगा उससे पता चल जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी एरिया से देख लो कि कितने कितने किलोमीटर पे वो पड़ रही है, तो फिर वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो। अब वो कौन सी है वो भी बात करते हैं, लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पर, इफ नॉट असेस्ड, इफ नॉट असेस्ड। देखो स्टूडेंट्स, अब आता है यहाँ पर कि अगर मान लो कि वो असेस नहीं हो रही एज पर द लैंड रेवेन्यू और द लोकल रेट्स, तो इन दैट केस क्या हो भाई, वो हमारी जो और रूरल एरिया कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करती हो। बट नाउ द पॉइंट इज, ये और रूरल एरिया कंडीशंस कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पर, पहले समझ लो उसके बाद मैं लिखवा दूंगी, ठीक है, बट पहले ना समझ लो इन पॉइंट्स को। अब ना उसने सिंपल सा लॉजिक क्या बोला है कि भाई ये जो लैंड है ना, ये अर्बन एरिया में ना हो। अब कैसे पता लगाएं कि अर्बन एरिया है या नहीं है? तो पहली कंडीशन उसने बोली, अगर ये म्यूनिसिपैलिटी एरिया है या ये कैंटनमेंट बोर्ड है, ठीक है, अगर लैंड यहाँ पे सिचुएटेड है तो ये म्यूनिसिपैलिटी और कैंटनमेंट बोर्ड में नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो हम कहेंगे अर्बन एरिया। चलो मान लो कि कोई म्यूनिसिपैलिटी एरिया ऐसा है जहां पर वो लैंड आ रही है, अगर चलो है भी, फिर भी हम एक कंडीशन कह रहे हैं, हम उसको मान लेंगे कि अभी भी जो है हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, रूरल एरिया में आ रही है, अगर उस म्यूनिसिपैलिटी एरिया की जो पॉपुलेशन है, यानी प्लस कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर, कि उसकी जो पॉपुलेशन है ना, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10,000। 10,000 तक की पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं है। मतलब अगर पहली बात तो वो कहता है म्यूनिसिपैलिटी एरिया में ना हो, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी एरिया से दूर होनी चाहिए, मैं लिखवा दूंगी, सब टेंशन ना लो। अगर है भी तो फिर उसकी जो पॉपुलेशन है ना वहां पर, वो पॉपुलेशन लेस देन और इक्वल टू 10,000 होनी चाहिए। क्लियर? सेकेंड वो कह रहा है कि चलो ठीक है, अगेन म्यूनिसिपैलिटी एरिया लेकर आते हैं, यहाँ तो हमने कह दिया था कि वो इसके अंदर ही है। सेकेंड केस में उसने कहा कि ये इस म्यूनिसिपैलिटी एरिया के विद इन 2 किलोमीटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी, या चलो उसने ये कह दिया, पहले तो कहा कि म्यूनिसिपैलिटी एरिया में ही थी, अब वो कहता है भाई 2 किलोमीटर तक ना हो। लेकिन मान लो अगर वो 2 किलोमीटर है, तो उसने कहा
देखो अगर विद इन 2 किलोमीटर तो इसी में आ गया कि वो वहीं पर ही है, मतलब 2 किलोमीटर कितना होता है। उसने कहा दूसरी कंडीशन कि वो जो लैंड है ना, इट मस्ट बी सिचुएटेड मोर देन 2 किलोमीटर्स, वो 2 किलोमीटर के बाहर, कम से कम 2 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। और साथ के साथ में मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और इस म्यूनिसपैलिटी एरिया में उसने ये बोल दिया कि यहाँ की जो पॉपुलेशन होनी चाहिए म्यूनिसपैलिटी की, वो कितनी होनी चाहिए, अगर वो विद इन 2 किलोमीटर मोर देन 2 किलोमीटर जा रहा है तो 10,000 से तो ज़्यादा, क्योंकि 10,000 तक की यहाँ कवर हो गई, 10,000 से ज़्यादा, लेकिन 1 लाख तक की पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा की है तो हम कहेंगे अर्बन एरिया है। थर्ड वो कहता है, और अगर इससे भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है, मान लो 1 लाख से ज़्यादा की है, तो उसने कहा ठीक है, फिर ये कंडीशन चेक करो, ये म्यूनिसपैलिटी एरिया है, अगर इस म्यूनिसपैलिटी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से भी ज़्यादा आ रही है, तो उसने कहा नाउ द कंडीशन इज 1 लाख से लेके, ठीक है, 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, तो इन दैट केस ये वाली जो लैंड है ना, ये मोर देन 6 किलोमीटर होनी चाहिए। यानी हमें चेक करना है कि उस म्यूनिसपैलिटी एरिया का जो पॉपुलेशन लेवल कितना है, मोर देन 6 किलोमीटर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अब भी हम उसको एग्रीकल्चरल लैंड कह देंगे। मैम अगर 10 लाख से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है इस म्यूनिसिपल एरिया की, फिर हम कहेंगे, देखो यहाँ पर मान लो मोर देन 10 लाख है, सो इन दैट केस ये जो लैंड है ना, वो ये मोर देन 8 किलोमीटर दूरी पर होनी चाहिए। यानी नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है। देखो आपको समझ आ रहा है, यहाँ से दोबारा समझाती हूँ, जिसको नहीं समझ आया दोबारा समझ लो। पहला तो उसने कहा हम एग्रीकल्चरल लैंड वही उसको मानेंगे जो उस म्यूनिसिपल एरिया में नहीं होनी चाहिए। अगर म्यूनिसिपल एरिया में है और उस म्यूनिसिपल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10,000 तक है, तो हम कहेंगे ठीक है, ये एग्रीकल्चरल लैंड ही है, रूरल लैंड है। अगर उस म्यूनिसिपल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा लेकिन 1 लाख तक है, तो वो जो लैंड है ना, वो एटलीस्ट 2 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। अगर 2 किलोमीटर दूरी पर है तो हम कहेंगे ठीक है, रूरल लैंड है। मैम पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, तो कम से कम एटलीस्ट वो जो लैंड है उसकी 6 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। और अगर 10 लाख से भी ज़्यादा है तो फिर वो एटलीस्ट 8 किलोमीटर दूरी पर लैंड होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखो, इट मीन्स जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पॉपुलेशन चेक करनी है, उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि 268 का रूल क्या है, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। समझ आ गया सबको? ठीक है, ये चार्ट फटाफट से बना लो स्टूडेंट, जिनको नहीं बनाना मैंने पहले भी बोला है, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं आपको ये नोट्स जो है अपलोड कर दूंगी ऐप पर। ओके, फिर भी एक और नोट्स लिखवा दूँ, यानी सिंपल सा लॉजिक अगर मैं लिख लूँ, सिंपल लॉजिक अगर लिखें, ठीक है, म्यूनिसिपल एरिया में है तो 10,000 वाला उसने बोल दिया, वरना उसने कहा भाई यहाँ देखो, सिटी के पास वाली लैंड जो होती है ना, वो अर्बन टेंडेंसी रखती है, और सिटी से दूर वाली लैंड जो होती है प्लस उसकी पॉपुलेशन चेक कर कर वो रूरल टेंडेंसी लगती है। ठीक है, जिसको ये लाइन लिखनी है जो मैंने बोला बोलो, अदरवाइज जितना मैंने लिखवाया दैट इज मोर देन एनफ। अब एक बार आ जाओ स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, बुक पर आ जाओ। पहला तो मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर कि वो जो लैंड है वो अगर उसकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 तक है, ठीक है, तो इन दैट केस वो म्यूनिसिपल एरिया में है, तब भी हम उसको बोलेंगे कि वो रूरल लैंड है। सेकंड हमने बोला अगर 10,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है तो एटलीस्ट 2 किलोमीटर दूर हो। अगर आप बुक पे पढ़ने आए, बुक की लैंग्वेज पढ़ने आए, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर आपने इसको कहीं से नहीं समझा तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट कन्फ्यूज, तो इसलिए जो मैंने समझाया उससे कर लो। ठीक है, हाँ जी। फिर 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है तो 2 किलोमीटर से दूर 6 किलोमीटर पे जा रही है वो, और 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है तो इन दैट केस उसने बोला भाई 8 किलोमीटर दूर हो। अब मैम इसने ना 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ये सब लिखा है, दैट ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। ठीक है, ऑब्वियसली उसने बोला है पॉपुलेशन जितनी है उस अकॉर्डिंग देख लो कि वो कितनी कितनी दूरी पे जा रहा है। ओके, यहाँ मैंने आपको जो बताया है दैट इज इनफ कि अगर वो 1 से 10 है तो भाई उसकी 6 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली 10 से ज़्यादा है तो 6 से ज़्यादा और 8 किलोमीटर की भी दूरी पर होनी चाहिए। क्लियर? फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, मेरी ऐप का लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब कमेंट्स का लिंक है, आप कहीं से भी मेरे से ये समझ सकते हो। अब मैम इतनी सारी बातें क्यों हो रही है? डज इट मीन कि अगर कोई भी इनकम, अब यहाँ लिख लो, इट मीन्स अगर कोई भी इनकम जो है वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से आ रही है तो उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानते। लिख लो, इट मीन्स इनकम फ्रॉम अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड और अर्बन लैंड, उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानते, बेशक वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आ रही हो। ठीक है, उसको एग्रीकल्चरल इनकम
नहीं माना जाता, लिख लो ये बात। क्लियर है? तभी तो चेक कर रहे हैं ना भाई, रूरल वाली लैंड है, अर्बन वाली तो नहीं है। यस। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड। अब उसने बोला इनडायरेक्ट कनेक्शन का क्या मतलब हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल इनकम, इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड। इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड, व्हाट डज इट मीन? वो ये कह रहा है कि मान लो एक पर्सन है, ठीक है, ये एक सोसाइटी है, ये क्या करते थे, ये कह रहे हैं कि हम ऐसे फार्मर्स का बटर सेल कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो पहले एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करके फिर फैक्ट्री में जाकर उस बटर को बना रहे हैं। तो भाई हम भी तो कहीं ना कहीं से एग्रीकल्चरल वाली ऑपरेशन से हम सिचुएट लिंक्ड अप हैं, तो क्या हमारा भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी? नहीं। अगर लैंड का इनडायरेक्ट कनेक्शन है, क्लियर, तो इन दैट केस वो मतलब दूर से कहीं से उसकी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से मैच हो रही हैं, सो इन दैट केस इट डज नॉट कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल समझ आ गया ना, तो ऐसा नहीं होगा, इसको हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मान रहे। ओके, चलो, सो लिख लो यहाँ पर मेयरली ऑन द पॉइंट, मेयरली एंड इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है लैंड से, इस वजह से हम उसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानते। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे ना कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये पढ़ लेना, कहीं कोई डाउट आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या है। ये आपको ध्यान होगा, मैं ऑलरेडी ये आपको टॉपिक करवा चुकी हूँ, तो मैं ये दोबारा नहीं करवा रही। जिसने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देखे हुए हैं, दे नो कि हम ये टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी चलो जिसने नहीं देखा, डो नॉट वरी, मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्या होता था भाई, जल्दी बोलो मैम। प्रीवियस ईयर मीन्स वो फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम इनकम असेस करते हैं, फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम इनकम असेस करते हैं, जिसकी हम इनकम असेस करते हैं। अच्छा, और असेसमेंट ईयर जिस ईयर में हम इनकम असेस करते हैं। जैसे मान लो अगर प्रीवियस ईयर हमारे पास, एक बार इसकी डेफिनेशन करवा देती हूँ आपको, देखो, इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ये इसकी सिंपल सी ना डेफिनेशन है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं बनता, बट हाँ ये डेफिनेशन गिवन है हमारे लॉ में। उन्होंने क्या बोला, इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। क्लियर है? अच्छा, यानी मान लो अगर ईयर है 2024-25, ठीक है, इस साल में किसी ने इनकम अर्न करी है, तो उसकी इनकम नेक्स्ट ईयर में जाकर टैक्सेबल असेसेबल होगी। कैलकुलेट करेंगे कितना टैक्स बैठता है, दैट इज 2025-26। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर और ये हो गया असेसमेंट ईयर। क्लियर है सबको? ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में भी मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पर। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है भाई, जिसमें हम इनकम असेस करते हैं, जिसमें इनकम असेस करते हैं। किसकी इनकम? प्रीवियस ईयर की असेस करते हैं। अच्छा, एक बार बुक से इसकी डेफिनेशन कर लेना, कई बार ऐसा होता है कि 1 मार्क में ना इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। ओके, यस, हाँ, वो जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तब दोबारा भी डेफिनेटली कराऊंगी। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, जो बहुत बार इवन एट द सीए फाइनल लेवल भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वो ये, नॉर्मली ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर इनकम टैक्स ने क्लियरली बोला हुआ है कि भाई प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही असेस करो और वहीं उससे टैक्स लो, हम नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं कर सकते। ये होती हैं एक्सेप्शंस। ये मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ इसी के लिए होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, सबको क्लियर है? तो फिर मिले हमारी नेक्स्ट क्लास में। यस, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जिससे आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन आ सके। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। और हाँ, मुझे भी तो बताओ डैट क्लास समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।